Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the back exercises of chapter number 2. So बेटा start करते हैं. हमारे पास back exercise का क्या भैया जो NCERT की आपकी exercise है वो discuss कर रहे हैं. Okay? So यहाँ पे पहला question है बेटा हमारे पास, which separation technique will you apply for the separation of the following? So मैंने ये आपको बताया था भाई, हमने इस chapter में ये हमारा rationalized syllabus के हिसाब से separation वाले method सारे cut हो चुके थे, but NCERT में भाई ये first question ही दे देता है, इसलिए मैंने आपको नोट्स में शॉर्ट में ये टॉपिक करा दिया था कि एग्जाम में अगर 1 मार्क का भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आप अटेम्प्ट कर सको. सो देखो अब हमें बताना है, अगर सोडियम क्लोराइड का क्या मतलब है बेटा, दिस इज नॉर्मली हमारा जो घर में टेबल सॉल्ट होता है वो है. सो सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सो बेसिकली सॉल्ट और वाटर को कैसे अलग करोगे? सो सॉल्ट और वाटर को हम इवेपोरेशन के मेथड से, इवेपोरेशन में क्या करते हैं, कोई भी चीज को हीट करने रख दो, अब जो लिक्विड है वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है, चलो बी पार्ट है बच्चे, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. अब एक मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड का एंड अमोनियम क्लोराइड का बेटा. सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो हमारा सोडियम क्लोराइड भी बच्चे सॉलिड फॉर्म में है एंड हमारा अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड फॉर्म में होता है. जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसमें वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में था लेकिन ये सॉलिड में था, तो हमने इवेपोरेट कर दिया तो हमें पता है वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाएगा. इसमें जो मेथड हम यूज करेंगे बच्चे वो होता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन भी इवेपोरेशन की तरह होता है, हीट प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन कहाँ यूज हो सकता है, जब आपके पास मिक्सचर ऐसी दो चीज़ों का हो जो एक बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो देन बचेगा प्रेसिपिटेट वो हमें सेपरेशन के बाद मिल जाएगा. सो वैसे तो आपको डिटेल्स में लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं सब्लिमेशन मेथड टेक्निक आपको एक बार कैसे डिफाइन करते हैं वो बता रही हूँ. सब्लिमेशन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर, ताकि आपको याद रहेगा जहां भी ऐसे सॉलिड मिक्सचर दे रखे होंगे वहां पे आप ये लिख सकते हो, वेयर वन ऑफ द कंपोनेंट सबलाइन. सबलाइंस का क्या मतलब है बच्चे कि वो जैसे सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है भाई, सॉलिड से पहले वो लिक्विड प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब क्या प्रोसेस रहता है सॉलिड से, जैसे बर्फ है सॉलिड से पहले पानी में आएगी, फिर अगर उसको बॉईल करोगे तो वो इवेपोरेट होगी. लेकिन सब्लिमेशन हमने पढ़ा था जिसमें डायरेक्ट बर्फ हमारी, बर्फ तो नहीं, जैसे ड्राई आइस है वो डायरेक्ट हमारी गैस में कन्वर्ट हो जाती है. तो यहाँ पे भी यही होगा कि एक चीज सबलाइम करे, मतलब कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट फॉर्मिंग लिक्विड. सो अपॉन हीटिंग लिविंग बिहाइंड द अदर कंपोनेंट दैट आर नॉन सबलाइन. ठीक है, सो अब इन दोनों में से जो नहीं सबलाइन है, जो नहीं कन्वर्ट होगा वो बीच में रह जाएगा एंड जो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वो सारा उड़ जाएगा, तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा. ठीक है, सी पार्ट है बेटा, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार. ये तो आपकी अगर मान लो कार इंजन ऑयल है आपके पास है, उसमें कुछ छोटे छोटे मेटल्स गिर गए, क्या करोगे, कहीं नॉर्मली क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, नॉर्मल उसको फिल्ट्रेट कर दो, मेटल के पीसेस ऊपर रह जाएंगे एंड आपका सारा वो ऑयल पास थ्रू हो जाएगा. सो मेथड हो गया फिल्ट्रेशन. आगे है बेटा डी पार्ट हमारे पास, डिफरेंट पिगमेंट्स. मैंने आपको बोला था जब हमने टॉपिक किया था, जहाँ पे भी कलर्स या पिगमेंट्स आ जाए बिना सोचे समझे क्रोमेटोग्राफी लिख देना. नेक्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड, ये हमने देखा था घर पे हमारा होता है हमारे घर में, तो दिस इज सेंट्रीफिकेशन. देन बेटा ऑयल को वाटर से हम फिनल की हेल्प से अलग कर सकते हैं. टी लीव्स को टी से फिल्ट्रेशन, अगेन घर पे चाय बनती है देखी है अपने. आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, आयरन बेटा आगे आप लोहे को, किसी लोहे की छोटी छोटी फिलिंग्स है किसी भी चीज से अलग करना है, हमें पता है मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो हम जो मेथड यूज करेंगे दैट विल बी मैग्नेटिक सेपरेशन. उसके बाद व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, अगेन मैंने बताया था कैसे अलग करते हैं, विंड की हेल्प से, द मेथड इज कॉल्ड विनोइंग. लास्ट फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर. सो मड पार्टिकल्स हैं आपके पास, नॉर्मल उसको फिल्ट्रेशन से पास थ्रू करा दो, पानी नीचे निकल जाएगा, फिल्टर वो सारे हमारे पास पार्टिकल्स रेसिड्यूज ऊपर रह जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी. अब इसके लिए आपको एक तो चाय बनानी आनी चाहिए. इस क्वेश्चन से जितने बच्चों को चाय बनानी नहीं आती, चाय बनानी सिखाएंगे आज हम आपको बेटा, बिल्कुल. एंड हमें वर्ड्स क्या क्या यूज करने हैं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूएबल, इनसॉल्यूएबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू.
ठीक है, तो इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे, जैसे पहले एक पतीले में आपको क्या लेना है बेटा, पानी लेना है, तो रेसिपी की तरह स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कैसे, कोशिश करना है हमें ये वर्ड्स यूज करने हैं। सो टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज सॉल्वेंट। क्यों भाई, क्योंकि उसी में तो सब चीजें आके मिक्स होंगी, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, उसको हीट करते हैं। ठीक है, साथ साथ सीखते रहना, और आज एक कप चाय मम्मी या पापा को बना के पिला देना भाई। देन ऐड शुगर इन इट विच इज सॉल्यूट। तो शुगर हमारा सॉल्यूट है, उसमें पूरा घुल जाएगा। Heat it till all sugar dissolves। आप कहोगे मैम घर में ऐसे तो बनती नहीं है, वो तो अपने आप ही गर्म वगैरह सूख जाती है, ऐसे कोई वेट तो करते नहीं, पर हमें वर्ड्स यूज करने हैं ना बेटा, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। नाउ यू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल गया। देन शुगर इज सॉल्यूएबल। नहीं भी लिखते तो अच्छा, लिखा हमने पहले, नहीं भाई लिखना पड़ेगा। सो शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर कंप्लीटली। एड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज इनसॉल्यूबल। अब उसमें जो चाय पत्ती डालते हैं हम, या अगर लीव्स डालोगे टी की, तो भाई वो इनसॉल्यूबल होता है। बॉयल द कंटेंट, एड मिल्क विच इज ऑल्सो सॉल्यूएबल। मिल्क भी हमारा सॉल्यूएबल है इन वाटर। बॉयल अगेन, फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। द टी कलेक्टेड इन द कप इज फिल्ट्रेट। एंड जो टी लीव्स रह गई बेटा, वो हमारी रेसिड्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे जितने वर्ड्स थे वो हमने लिख लिए। एड इसका स्क्रीनशॉट लेके चाय बना लेना। अब आप चलो, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड, वैसे हम 3 क्यों लिखा है, 1 2 3 4 सब्सटेंसेस है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। द डेटा एज गिवन बिलो, रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा गिवन क्या है, पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ। 100 ग्राम पानी लिया उन्होंने एंड उसमें पहले पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व किया। ठीक है, 283 केल्विन टेम्परेचर पे बच्चे 21 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो गया। देन 293 केल्विन अगर टेम्परेचर कर दिया तो 32 ग्राम्स हो गया। 313 कर दिया तो 62 ग्राम्स डिसॉल्व हो गया। 333 कर दिया तो 106 ग्राम। 353 कर दिया तो 167। सो बेसिकली हर उसको देखा 100 ग्राम में। आप हमने देखा था कि एक स्टेज आती है जब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाता है एंड फर्दर उसमें अगर आप ऐड करोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे वही चीज अप्लाई हुई है। एक बार फिर से बताती हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड को मिक्स करने की कोशिश करी तो इतने टेम्परेचर पे जब हमारा पानी था बेटा, तो उसमें 36 ग्राम तो डिसॉल्व हो गया, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हुआ। इस टेम्परेचर पे भी 36 हुआ, इस पे भी 36 हुआ। देन जब पानी 333 केल्विन इतना हीटअप हो गया तो 37 ग्राम हो गया एंड अगेन 37। तो बेसिकली यहाँ पे ये दे रखा है कितने ग्राम डालने पे वो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। पहला पार्ट है इसमें बेटा, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 के। सो यहाँ पे भी इस पे आते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, किसकी बात हो रही है बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है। कौन से टेम्परेचर पे, 313 के, मतलब 62 लिखा है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे इसका मतलब है 62 ग्राम हमारा पोटेशियम, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ठीक है, वैसे नाइट्रेट वैसे लिखती हूँ फिर मैं, चलो ऐसे ही समझ जाओ यार। पोटेशियम नाइट्रेट था हमारे पास, पूरा लिख देते हैं। इतना पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हुआ है बेटा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एंड हमारे पास उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा था। अब हमसे अगर पूछेंगे कि 50 ग्राम में कितना हो जाएगा, सो ऑब्वियसली पानी आधा कर रहे हो तो ये भी आधा हो जाएगा, 31 ग्राम डिसॉल्व होगा। अभी भी अगर इसमें लगता है ऐसे नहीं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, 100 ग्राम पानी में हमारा 62 ग्राम डिसॉल्व हुआ था, हमें निकालना है 50 ग्राम पानी में कितना होगा। सो 62 अपॉन 100 किया, मल्टीप्लाई कर दिया उसको 50 से। सो देखो जरा 50 और ये कटो, ये आ जाएगा 2, अब इसको कट कर लो, ये आ गया 31। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। मतलब इस टेम्परेचर पे अगर आप 50 ग्राम पानी लोगे बच्चे तो उसमें आप सिर्फ 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कर दोगे एंड वो अपने सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। बी पार्ट है बेटा, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। What would she observe as the solution cools down? अब देखो 353 केल्विन पे जरा देखते हैं, और किसकी बात हो रही है ये भी देख लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड की। सो बच्चे पोटेशियम क्लोराइड की बात हो रही है। उसने बोला 353 पे हमारा 54 ग्राम्स
डिसॉल्व हो रहा था। अब जब उसने कूल डाउन करने के लिए रख दिया तो क्या होगा बच्चे, टेम्परेचर 353 से 333 केल्विन पे आएगा। सो मतलब अब कम डिसॉल्व हो सकता है। उसमें अगर उसने 54 ग्राम डाल दिया तो वो सारा डिसॉल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट्स बनने लग जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा बच्चे तो उसके जैसे अब टेम्परेचर भाई 293 आ गया, अब उसमें सिर्फ 35 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता था। अगर आपने उसमें 54 ग्राम डाल रखे तो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, वो डिसॉल्व नहीं होगा। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बेटा उसका हमारा इंक्रीज होगा, जब वो क्या बोलते हैं कूल होने लगेगा, तो अब हमें प्रेसिपिटेट्स मिलने लग जाएंगे, मतलब फर्दर डिसॉल्व नहीं होंगे। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर इज डिक्रीज व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लूजेस हीट एट इतना केल्विन। कॉन्सिक्वेंटली प्रज्ञा वुड ऑब्जर्व क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, क्रिस्टल्स लिख लो बेटा, प्रेसिपिटेट लिख लो, वन ऑफ द सेम थिंग विच वुड हैव सरपास इट्स सॉल्युबिलिटी एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जैसे भाई टेम्परेचर आपका कम होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है वो सॉल्यूशन, तो वो आगे डिसॉल्व नहीं हो पा रहे। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट सी पार्ट है, find the solubility of each salt at 293 Kelvin, which salt has the highest solubility at this temperature। तो 293 पे बेटा ये सारे हैं हमारे पास। अब देख लो हमसे क्या पूछा है, किसका हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है। सो इन सब में से हाईएस्ट किसका है, लास्ट वाले का 37 है, विच इज अमोनियम क्लोराइड। सो बेटा अमोनियम क्लोराइड हो गया हमारा, जिसका हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है एट 293 केल्विन। ठीक है बच्चे, डी पार्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। सो ये जो हमारे सॉल्ट्स है इनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है चेंज ऑफ टेम्परेचर से। सो भैया जब टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है ज़्यादा गर्मी होना, ठीक है, मतलब ज़्यादा हीट होना। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सो इसका सिंपल एग्जांपल हो सकता है बच्चे, आपने फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला एंड आपने चीनी ली एंड उसको मिक्स करने की कोशिश करी, तो वो कितना ज़्यादा टाइम लगाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप एक गरम गरम पानी ले रहे हो, बहुत गर्म पानी है, उसमें जैसे ही आप चीनी डालोगे वो 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया घुल जाएगी। तो मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। सो बेटा वी कैन से द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितनी गर्म चीज़ होगी उसमें जल्दी घुल जाएगा। चाय में चीनी कितनी जल्दी घुल जाती है, क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉईल हो रहा होता है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। तो भाई हमें यहाँ पे क्या बताने हैं, इनको एक्सप्लेन करना है, क्या होते हैं ये। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बेटा, अच्छा यहाँ पे लिखे गिविंग एग्जांपल, तो हम एग्जांपल्स इसमें नहीं लिखा तो अभी डिस्कस कर लेंगे। इट इज अ सॉल्यूशन इन, पहले खुद बात करते ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी देख के आए हैं, जब हम एक पानी गिलास लिया आपने, लेट्स सपोज 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया आपने एंड आपने उसमें डाल दिया, थोड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं, 67 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो मतलब आप उसको एक ऐसी स्टेट पे ले आए कि अब वो सैचुरेटेड हो गया, उसमें और ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, मतलब किसी भी सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डाल देना, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अब अगर आप उससे ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। आगे है बेटा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारा, वो सब्सटेंसेस बेटा जो सिंगल पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे हमने बात करी थी गोल्ड हो गया, उसमें कुछ मिक्सचर नहीं है, उसके अगर आप एक गोल्ड का बार लोगे उसके पार्टिकल्स देखोगे हर जगह से उसके पार्टिकल्स सेम ही होंगे। सिल्वर हो गया, ऐसे अभी हमने प्योर सब्सटेंस के वैसे भी एग्जांपल्स देखे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या होना चाहिए भाई, वो सिर्फ एक पार्टिकल से बना है। इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ वाटर मेरा हमारा क्या है प्योर सब्सटेंस है। अब आप कहोगे मैम वाटर तो H2 होता है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, बट बच्चे H2O एक कंपाउंड है। जब आप वाटर की बात करते हो, जैसे अगर ये वाटर के आप पार्टिकल्स देखोगे, कहीं से भी आप वो पार्टिकल्स उठा लो, उसमें H हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, यहाँ से उठा लो हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1, मतलब उसके हर पार्टिकल में केमिकली यही सेम चीज़ आपको देखने मिलेगी, सारे पार्टिकल्स उसके सेम है। ठीक है, बाकी किसी और ऐसी चीज़ की अगर हम बात करें, सो जहाँ पे आपने जो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, सो उसमें आप देखोगे उसके अलग अलग जगह से अगर पार्टिकल्स लोगे तो वो अलग अलग आपको कॉन्फ़िगरेशंस देंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस
कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे और सारे बहुत सारे हो सकते हैं, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं सबका नाम लिख सकते हो, नॉन मेटल्स हो, मेटलॉइड्स हो, कुछ भी लिख सकते हो। देन बेटा कोलॉइड हमारा क्या होता है, कोलॉइड हमेशा याद रखना है बेटा ऐसे सब्सटेंस, हमने 3 सब्सटेंस पढ़े थे, सॉल्यूशन जो हमारा होमोजीनियस होता है, देन हमने 2 पढ़े थे सस्पेंशन और कोलॉइड, ये दोनों हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन में तो सिंपल पार्टिकल्स दिखते रहते हैं, कोलॉइड है सबसे ज्यादा कि उसके पार्टिकल्स इन बिटवीन होते हैं, ना तो हमें दिखते हैं और ना तो वो सॉल्यूशन जितने छोटे होते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, A colloid is a solution in which the size of solute particles are bigger than that of true solution and smaller than that of suspension, ठीक है, by default है वो, समझ जाना। Then these particles cannot be seen with the naked eye, they are stable। Example में ink हो सकता है, blood हो सकता है, milk हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। देन सस्पेंशन अभी हमने बात करी भाई, जैसे चॉक पाउडर और पानी को अगर आप उसमें डिसॉल्व करोगे तो उसमें चॉक पार्टिकल्स के चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हमें दिखते रहेंगे, सो वो सस्पेंशन होता है। अगेन इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पे भी आप ये चीज लिख सकते हो, ये भी एक इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोलॉइड भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सो इसमें कैसे लिख सकते हैं, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू सेटल डाउन एंड ऑल्सो विजिबल विद आवर नेकेड आई। चॉक वाटर हो गया, पेंट हो गया, एक्सेट्रा। ओके, सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस में हमें क्या याद रखना है भाई, उसकी कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, पार्टिकल्स नहीं दिखते, एंड क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि ये मिक्सचर है तो ये हेट्रोजीनियस हो गया, ये मिक्सचर नहीं है तो होमोजीनियस हो गया। भाई दोनों ही हमारे मिक्सचर्स ही होते हैं, तो जितने एग्जांपल्स है सब मिक्सचर्स है आपके पास। आपको ध्यान में क्या रखना है कि किसमें आपको विजिबल बाउंड्रीज दिखती हैं, किसमें नहीं दिखती। जैसे अगर हम सोडा वाटर की बात करें, अब अगर हम जब सोडा वाटर देखते हैं तो वो क्या है एक्चुअल में, CO2 प्लस हमारी जो भी कोल्ड ड्रिंक है CO2 प्लस वाटर, क्योंकि सोडा वाटर की बात हो रही है। सो अगेन है तो मिक्सचर, लेकिन आपको देखने में नहीं पता चल रहा ओ कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, ऐसी विजिबल बाउंड्री नहीं है। सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। देन वुड की बात करें बेटा, तो वुड हमारा हेट्रोजीनियस होता है। अब आप कहोगे मैम जब हम वुड देखते हैं, अगर आप एक रॉ वुड देखोगे बेटा, जैसे एक सिंपल सी बात बताओ, जब हम सॉइल और सैंड की बात करते हैं तो वो क्या है, वो हमें पता है कि वो एक मिक्सचर है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरीके से हमारा वुड भी होता है, इसमें हमें देखने में आप सोच सकते हो कि यार नहीं हम तो घर में जितने वुड के प्रोडक्ट्स देखते हैं एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर आप एक वुड को अगर आप लेके जाओ किसी साइंटिस्ट के पास बेटा, तो जो उसके पार्टिकल्स आपको अलग अलग पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं होते, इसलिए वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस अगेन एयर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि हमें पता है उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो कंप्लीट है, हमें विजिबल नहीं है पार्टिकल, वो यूनिफॉर्मली सारी मिक्स हो रखी है। देन सॉइल की बात करें बेटा, सो अगेन वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आप देख के ही बता सकते हो कि भाई इसमें ये चीज़ें इंप्योरिटीज दिख रही है, हमें मिक्सचर दिख रहा है। विनेगर हमारा बनता है बेटा, अगेन इट इज़ अ मिक्सचर, एसिटिक एसिड और पानी के साथ बनता है, लेकिन जब हम विनेगर को देखते हैं हमें नहीं पता चलता कि ये पार्टिकल ये पानी है ये मैंने, तो अगेन इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हमें एक जैसा लगता है। फिल्टर टी की बात करें, एक बार जब चाय बन के आपके आगे आ जाती है उसमें नहीं दिख रहा कि ये दूध अलग है ये पानी अलग है, थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन है इसका, तो अगेन इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 6 है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। अब भाई सही बात है, किसी ने आपको एक लिक्विड दे दिया आपके हाथ में, अब आप कैसे जज करोगे कि ये प्योर है या मतलब ये वाटर है बेसिकली, या और कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो ट्रांसपेरेंट होता है या जो कलरलेस होता है। तो बेटा उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि उसको इवेपोरेट कर दो। अगर जब आप उसको इवेपोरेशन के लिए रखोगे, अगर वो सारा उड़ गया, बीच नीचे कुछ नहीं बचा, तो मतलब वो प्योर वाटर था, कोई उसमें मिलावट नहीं थी, कोई भी चीज़ मिली हुई नहीं थी। अदरवाइज हमें पता होता है बेटा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी एक तरीका है। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आके बॉइल हो रहा है दैट मीन्स इट इज
वाटर। तो मैंने यहाँ दोनों मेथड्स लिख दिए हैं। सो कैसे लिख सकते हैं इसको? इफ वी अलाउ द गिवन लिक्विड टू इवेपोरेट बाय हीटिंग इट एज इन अ clean china dish, so any residue remaining in the china dish will indicate that water is not pure but contains impurities, and no residue in china dish will indicate that water is pure. ठीक है। उसके अलावा by finding the boiling point of a given colorless liquid, if the liquid boils at 100 degrees Celsius atmospheric pressure, then it is pure water. This is because pure substances have fixed boiling points. उनके melting points और boiling points बच्चे fix होते हैं। तो अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आके बॉईल हो रहा है, दैट मीन्स इट इज प्योर वाटर। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी एज अ प्योर सब्सटेंस। अब इसमें से कौन कौन सी चीजें हमारी प्योर सब्सटेंस है? याद है जब हमने किया था भाई सब्सटेंस के बारे में स्टार्ट किया था हमने, और हमने कहा था सब्सटेंस हमारे दो तरह के होते हैं बेटा, एक हमारा होता है प्योर सब्सटेंस, एक हमारा होता है मिक्सचर। सो अगर कोई चीज़ किसी इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, जैसे इसमें हमने देखा था हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, सो दैट मीन्स अगर किसी में कोई तरह का मिक्सचर नहीं है, कंपाउंड्स केमिकली टुगेदर होते हैं इसलिए वो इसमें आते हैं, मिक्सचर से अलग ही ये सब हम पढ़ के आए हैं। सो कोई चीज़ अगर एलिमेंट या कंपाउंड की कैटेगरी में, वो हमारी प्योर सब्सटेंस है, कोई मिक्सचर हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता। तो आइस बेटा किससे बनी है? वाटर से बनी है। वाटर हमारा H2O एक कंपाउंड होता है, तो इट इज अ प्योर सब्सटेंस। मिल्क हमारा हमने देखा था प्योर नहीं होता, मिक्सचर होता है, सो ये हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है। आयरन इज अ प्योर सब्सटेंस। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन HCl क्या है? एक तरह का कंपाउंड हो गया, दोनों चीजें मिलके बना है, सो इट इज अ प्योर सब्सटेंस। कैल्शियम ऑक्साइड अगेन बेटा इट इज अ कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस। मरकरी बच्चे हमारा एक एलिमेंट है, सो इट इज एन एलिमेंट, तो अगेन ये हमारा क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। ब्रिक बेटा सैंड, सॉइल से सैंड से बनती है, सैंड मिक्सचर है, सो वो अगेन हमारा क्या होगा? प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। वुड अभी डिस्कस करके आए थे हम कि ये अगेन प्योर नहीं होगा, सो एयर अगेन प्योर नहीं होगी, वो भी मिक्सचर है हमारा। सो यहाँ पे आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्करी, ये सारे हमारे प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। 8th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस का मतलब है बच्चे कि अच्छा एक चीज का कंफ्यूजन होती है कि हम सॉल्यूशन को समझते हैं कि वो मिक्सचर नहीं है। सॉल्यूशंस हमारे बेटा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सो हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, तो दैट मीन्स जो एक प्रॉपर चीज है, कोई एलिमेंट कंपाउंड होगा, वही हमारा ट्रू सॉल्यूशन में आएगा। जैसे बेटा वाटर और सॉल्ट मिलके एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, बट है तो ये मिक्सचर ही। तो कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि सॉल्यूशन को हम प्योर सब्सटेंस से कंफ्यूज कर देते हैं। सो सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, पहले तो ये चीज दिमाग में रख दो। ट्रू सॉल्यूशन लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ मिक्सचर नहीं है, लेकिन कैसा है वो? होमोजीनियस मिक्सचर है, उसकी बाउंड्रीज विजिबल नहीं है। सो देखो सॉइल की अगर हम बात करें बेटा, क्या सॉइल हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है? नहीं, क्योंकि उसमें तो इम्प्योरिटीज हम साफ साफ देख सकते हैं, हमारी नेकेड आई से विजिबल है उसके पार्टिकल्स, उसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। सो दिस इज अ ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा और तो हमें करना नहीं, तो मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, तो बस क्रॉस कर देंगे। सी वाटर अगेन बेटा, सी वाटर में क्या है? हमें पता है सॉल्ट प्लस वाटर है, लेकिन क्या जब आप उसको देखते हो बच्चे तो आप बता सकते हो कि इसमें ये सॉल्ट के पार्टिकल्स है? नहीं। सो दैट मीन्स इट इज अ सॉल्यूशन। देन बेटा एयर की बात करें हम, एयर एक मिक्सचर है, उसमें हमने बात करा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब अलग अलग है, लेकिन क्या नेकेड आई से विजिबल है कि हाँ यहाँ नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है? थ्रू आउट यूनिफॉर्मली वो अच्छे से मिक्सड है, मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, या हम कह सकते हैं एक सॉल्यूशन हो गया। कोल बेटा हमारा सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है। जैसे वुड वाला कंसेप्ट है वही यहाँ कोल पे भी अप्लाई होगा, उसको अगर आप देखोगे तो अगेन उसमें अलग अलग हमारे पास चीजें होती है। सो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। सिमिलरली सोडा वाटर बेटा अगेन इट इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है मिक्सचर है, लेकिन वहां पे विजिबल बाउंड्रीज नहीं है। सो दैट मीन्स हमारा सी वाटर, एयर और सोडा वाटर ये तीनों हो गए
सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेसिकली इजी वर्ड्स में अगर समझना है बेटा क्या होता है, स्कैटर करता है लाइट को या नहीं। तो हमने देखा था जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इतने छोटे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। तो मतलब जो सॉल्यूशन है दे शो नो टिंडल इफेक्ट, एंड इसके अलावा जो हमारे सस्पेंशन है उसके तो पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं वो तो लाइट को स्कैटर कर ही देंगे, एंड जो कोलॉइड है उसके पार्टिकल्स नेकेड आई से चाहे नहीं दिखते लेकिन उसके पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो भी लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हो कि जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, एंड अगर कोई चीज सस्पेंशन या कोलॉइड है तो वो हमारा टिंडल इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, सो सोल्ट सॉल्यूशन अगेन बेटा ट्रू सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल्स हमारे पास जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं, सो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। मिल्क हमारा कोलॉइड है, कोलॉइड हमारे टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगेन वो बिल्कुल पूरा अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स भी छोटे छोटे, वो भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। देन स्टार्च सॉल्यूशन, ये अगेन हमारा कोलॉइड है मतलब ये भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब यहाँ पे और चीजें क्लियर होंगी, ये वाले क्वेश्चंस करके ना आपके कंसेप्ट एक्चुअल में क्लियर होंगे, कौन सी चीज एलिमेंट है कौन सी कंपाउंड है। क्योंकि अच्छा इसमें एलिमेंट तो फिर भी आप बहुत अच्छे से पहचान लोगे, कंफ्यूजन कहाँ होती है कि ये कंपाउंड है मैम या मिक्सचर है। बेटा अगर चीजें सिर्फ मिक्स हो रखी हैं तो वो एक मिक्सचर है, लेकिन अगर वो केमिकली साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, केमिकली मिक्स हो रखी है तो वो हमारा कंपाउंड है। जैसे कि सोडियम, सोडियम तो एक एलिमेंट है हमारा, सो इस पे ई लिख रही हूं मैं। सॉइल हमारा क्या है, क्या केमिकली कंबाइन हो रखा है, नहीं बेटा सिंपली उसमें अलग अलग इम्प्योरिटीज है, वो एक मिक्सचर है। देन शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हमने क्या है बनाया है, हमने एक मिक्सचर बनाया है, पानी में हमने शुगर ऐड करी है, दैट इज अ मिक्सचर, केमिकली कुछ मिक्स नहीं हुआ वहां पे। सिल्वर बेटा एक एलिमेंट है तो ये हो गया एलिमेंट, अच्छा मैं ये देख रही थी मैं कुछ एलिमेंट ही बोला ना लिखने को, सो ये एलिमेंट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम भी है बेटा कार्बोनेट भी है, सो दो चीजें केमिकली कंबाइन हुई है, इट इज अ कंपाउंड। देन वी हैव 10 एलिमेंट है, अगेन ई लिख देंगे इसके आगे। सिलिकॉन बेटा अगेन एलिमेंट है, ये हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज, तो वो हमारा सिलिकॉन था। कोल बच्चे, अब कोल हमारा क्या है, इट इज अ मिक्सचर, अगेन उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह ऐसे नहीं केमिकली कुछ कंबाइन करके वो चीज बनाई गई है। देन एयर बेटा अगेन एक मिक्सचर है। सोप बेटा अगेन मिक्सचर है। मीथेन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों चीजें मिलके बनाते हैं मतलब इट इज अ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कार्बन और ऑक्साइड मिलके बना रहे हैं, अगेन अ कंपाउंड। ब्लड हमारा क्या है बेटा, ब्लड में अलग अलग चीजें हैं, देखो ना तो एलिमेंट है ना तो कंपाउंड है, उसमें प्लाज्मा है, आपके पास रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, सो ये अगेन हमारे पास एक मिक्सचर आ गया। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट बेटा 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। अब इनमें से कौन से केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज के लिए हमेशा मैंने आपको समझाया है बेटा जब भी अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म तो बच्चे वो हमारा एक क्या होता है, इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, चलो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ग्रो हो रहा है, जब भी जैसे हमने पढ़ा था कोई चीज ग्रो हो रही है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, सो ये हमारे केमिकल चेंज है। एक सीड से आपको पूरा प्लांट मिल गया, ग्रोथ के बाद मिला तो न्यू सब्सटेंस मिला है, सो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट आ गया, जंग लग गया, जंग लगना जो रस्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज बेटा आयरन से बिल्कुल अलग है, तो एक नया सब्सटेंस मिला है, तो ये भी केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, सैंड और आयरन फिलिंग्स को आपने मिक्स कर दिया, मिक्सचर है बस, वो एक हमारा केमिकली उसको कंबाइन नहीं किया, मैग्नेट लेके जाओ अभी अलग हो जाएंगे, सो दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज बट अ फिजिकल चेंज वी कैन से। कुकिंग ऑफ फूड, फूड जब हम कुक करते हैं, अगेन ये एक वो लगता है कि अगर फूड को कुक कर रहे हैं बेटा, कुक करके आपको एक नई चीज मिल गई,
लिए। एक होता है कटिंग ऑफ फ्रूट्स या कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कट करने से आपको नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा, लेकिन जब आप उसको कुक कर देते हो, उसको हीट प्रोव, जैसे आपने सिंपल सा आलू लिया, पोटैटो लिया एंड उसको हीट करके बहुत सारा वो कर दिया, अब जो एक रॉ आलू के जो वो थे, जो प्रॉपर्टीज थी, वो कुक्ड आलू में नहीं है, एक नया सब्सटेंस आपको मिल रहा है। सो अगेन इट इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना एक केमिकल चेंज है बेटा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कोई नई चीज नहीं मिली। बर्निंग जहां पे भी होती है, कोई चीज बर्न हो रही है, इट इज ऑल्सो अ chemical change. Okay, so with this I think this was the last question. Yes, तो दिस वॉज दी लास्ट क्वेश्चन। विद दिस हमारी बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, इन बिटवीन के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हमने, नोट्स भी अच्छे से कर लिए। नाउ आई कैन से कि अगर आपने ये सारी वीडियोस अच्छे से देखी होंगे बच्चे, तो अब आप इस चैप्टर के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह हम सब करेंगे, लेकिन पहले फोकस हमारा एनसीईआरटी पे रहेगा, फिर सब एक्स्ट्रा चीजें भी करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन द न्यू सेशन ऑफ कोर्स. So I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye bye.